देखो, बारिश आने वाली है। साला, तुमने शूट किया? साला, अब विस्फोट की लहर आएगी। रूस में एक रूसी परमाणु मिसाइल फट गई। यह कोई टाइपो नहीं है, सच में ऐसा फिर से हुआ है। जो लोग हंसना पसंद करते हैं उनके लिए रूस बार बार मिलने वाला तोहफा है। यह सच में रूस की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है और यही वजह है कि मिसाइलें भी लॉन्च साइट छोड़कर नहीं जा रही हैं। अब जैसे यह काफी शर्मनाक नहीं था, पुतिन चाहते थे कि यह ताकत का प्रदर्शन हो। वह पश्चिम को दिखाना चाहते थे कि रूस परमाणु शक्ति है और इसी वजह से हर कोई, हर देश यूक्रेन का समर्थन करना बंद कर दे या फिर परमाणु प्रलय का जोखिम उठाए। यह दुनिया, पश्चिम और नाटो को रूस का संकेत था कि वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नहीं डरता। दुर्भाग्यवश मिसाइल कभी भी पुतिन की योजना के साथ सहयोग नहीं कर पाई। इस पूरी घटना के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वे वाकई में हास्यास्पद हैं। तो शुरुआत करते हैं। मुझे यकीन है आपने ओरुशनिक ब्रूरेशनिक के बारे में सुना होगा। मुझे नहीं पता कि पुतिन के पास असल में कितने शनिक हैं, लेकिन वह उन्हें अपने परमाणु मिसाइल कहना पसंद करते हैं। मतलब अगर वह चाहें तो वे परमाणु वारहेड ले जा सकते हैं। पुतिन जब भी इस साल नई मिसाइल घोषित करते हैं तो वे असली परीक्षण नहीं दिखाते। इसके बजाय रूसी मीडिया कुछ ऐसा एनिमेशन बनाती है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह बिल्कुल निकेलोडियन से निकला हुआ लगता है, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि पिछली बार जब पुतिन ने रूस की अजेय परमाणु मिसाइल दिखाने की कोशिश की थी तो चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। यह सितंबर 2024 का है। राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें देने की योजना बना रहे थे ताकि वे रूस पर असरदार हमला कर सकें। रूसी सैन्य ठिकाने और पावर प्लांट्स, ऐसी स्थिति में पुतिन ने वही किया जो वह हमेशा करते हैं, वही पुराना रूसी परमाणु धमकी तरीका। और इसी वजह से योजना थी कि परमाणु सर्वनाश को लेकर बहुत सारे बयान दिए जाएं और फिर एक परीक्षण उड़ान में नया रूसी मिसाइल दिखाया जाए। इसके लिए पुतिन ने RS-28 सरमद का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे आमतौर पर सैटर्न 2 के नाम से जाना जाता है। अब व्लादिमीर के लिए एक टिप्पणी। अगर वह देख रहे हैं और नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें बुरा इंसान माने, शायद उन्हें अपनी मिसाइलों के लिए बेहतर नाम चुनने चाहिए। लेकिन खैर, मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। सैटर्न 2 कोई सोवियत युग की मिसाइल नहीं है और यह बात रूस ने सार्वजनिक रूप से कई बार कही है। रूस चाहता है कि सब माने यह कोई पुराना हथियार नहीं। असल में यह एक नया रूसी हथियार है जिसे पहली बार 2018 में पेश किया गया था। पहली परीक्षण उड़ान अप्रैल 2022 में हुई जब आक्रमण शुरू हुआ था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि सभी जानते हैं सोवियत हथियार मोर्चे पर खराब हो रहे हैं, लेकिन यह एक बिल्कुल नई मिसाइल है जिसके बारे में रूस डींगे मार रहा है और दावा कर रहा है कि यह रूसी रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप जल्द देखेंगे, यह बड़ी उपलब्धि नहीं थी। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट भी देख सकते हैं। सितंबर 2024 में रूसियों ने RS-28 सरमाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च तैयार किया, लेकिन शुरू होने से पहले ही यह विफल हो गया। ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान मिसाइल जमीन पर ही फट गई, जिससे साइलो और लॉन्च साइट का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। यहाँ आप साइलो की सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं और हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर नष्ट हुआ है। यहाँ लॉन्च साइट की सैटेलाइट से ली गई पहले और बाद की तस्वीरें हैं। साफ दिखता है वहाँ विस्फोट हुआ था। हम सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रूस ने इस विफलता को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस घटना से पहले वे मिसाइल परीक्षण के बारे में डींग मार रहे थे और फिर हमने यह सब होते हुए देखा। मुझे लगता है हम दोनों बातें जोड़ सकते हैं। पुतिन वापस आ गए हैं। इस बार वह दावा कर रहे हैं कि मिसाइल की सभी खामियां दूर कर दी गई हैं। इसीलिए ये इस नई टेस्ट फ्लाइट को वे लाइव दिखा रहे हैं ताकि उन पर कुछ छुपाने का आरोप न लगे। देखें लॉन्च कैसा रहा। साला साला हाँ साला क्या? चलो साला लगा ये गिर जाएगा। हाँ ये इसकी फितरत में है। हाँ ये गिर रहा है।
हाँ, ठीक है, भाड़ में जाए। अच्छा, भाड़ में जाए। हाँ, बाढ़ में जाए। मुझे पकड़ो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या ये गिर गया? कार्य सुरक्षा दौड़। खैर, वो योजना के अनुसार नहीं हुआ। चिंता मत करो, हमारे पास उस रूसी वैज्ञानिक की लाइव प्रतिक्रिया है जिसने इसे डिजाइन किया था। ध्यान रहे, ये लाइव है, देखो। अब मैं आप में से कई लोगों को हंसते हुए सुन सकता हूं, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वैज्ञानिक प्रक्रिया को नहीं समझते। मुझे नील डिग्रास टायसन की टोपी पहनने दो, मैं सब समझाता हूं। क्योंकि असल में यह रूसी उद्योग के लिए वास्तव में एक सकारात्मक बात है। सोचिए जरा, रूस ने इस मिसाइल का आखिरी परीक्षण 2024 में किया था। तब यह ईंधन भरते समय स्टोरेज साइलो में फट गई थी। इस बार सिर्फ 1 साल बाद मिसाइल हवा में गई और लगभग 200 मीटर यानी 350 फीट तक चली। विज्ञान की दुनिया में हम इसे प्रगति कहते हैं, तो क्यों ना हंसने की बजाय हम उन्हें तालियां दें। खैर, मजाक को एक तरफ रखते हुए यह पिछली बार से कहीं बड़ा मुद्दा लगता है। अगर आप उस विस्फोट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि उसके तुरंत बाद कोई बैंगनी रंग का बादल बन रहा है, और यह कोई अच्छी खबर नहीं है। असल परमाणु वैज्ञानिकों के अनुसार, जिनमें से मैं खुद नहीं हूं, वह रंग केवल उन्हीं मिसाइलों में होता है जो जहरीले ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। यह ईंधन कई रसायनों सड़ता का मिश्रण है जो इंसानों के लिए हानिकारक है और आमतौर पर हेप्टाइल कहलाता है। और अगर यह ईंधन खुले में ज्यादा मात्रा में हो तो वास्तव में जानलेवा हो सकता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोवियत युग की मिसाइलों में वे इसी ईंधन का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा लगता है कि भले ही रूस दावा कर रहा है कि यह एक नई मिसाइल है, लेकिन वे जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं वह अभी भी पुराना ही है। और जब ईंधन को टॉक्सिक फ्यूल कहा जाता है तो यह कभी भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन रूसी अधिकारियों के अनुसार इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह पूरी चीज खतरनाक नहीं है और इसी वजह से वे इलाके में किसी को भी निकासी नहीं करेंगे। फिर भी वही क्रेमलिन अधिकारी चेरनोबिल हादसे के समय भी समय पर पर्याप्त लोगों को नहीं निकाल पाए थे। वैसे एक बात और, क्या आप लोगों को पता है कि जब चेरनोबिल पावर प्लांट बना था तब उसका नाम व्लादिमीर लेनिन पावर प्लांट था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि निर्माण इतना घटिया था कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। वे लेनिन के नाम की रक्षा चाहते थे, पावर प्लांट की सुरक्षा नहीं सोची। इससे राजनीति का तरीका दिखता है। खैर, अब वापस मुद्दे पर आते हैं। ऐसा लगता है कि पुतिन अभी भी रूस को एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं। इसी कारण उन्होंने अमेरिका के सामने दिलचस्प प्रस्ताव रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेसएक्स के साथ एक संयुक्त मंगल मिशन का प्रस्ताव रखा है अपनी बैठक या बातचीत में स्टीव विटकॉफ के साथ। लेकिन समस्या यह है कि रूस अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मैं आपको दिखाता हूं। 2 दिन पहले रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंच खो दी। बायकोनूर में एक दुर्घटना ने प्रभावी रूप से रूस को 60 वर्षों में पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता से वंचित कर दिया है। सोयूज MS-28 के प्रक्षेपण के दौरान लॉन्च पैड पर सर्विस टावर गिर गया। यह एकमात्र स्थान है जहां से ISS के लिए मानवयुक्त मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं। फुटेज में दिखाया गया है कि संरचना ढह गई। इनसाइडर के अनुसार टावर को रॉकेट के पहले चरण के इंजन की एग्जॉस्ट प्लूम ने उड़ा दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन लॉन्च कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा नष्ट हो गया और उसकी मरम्मत में समय लगेगा। विश्लेषकों के अनुसार सोयूज और प्रोग्रेस अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण अनिश्चित काल के लिए स्थगित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रूस अब अंतरिक्ष में इंसान भेजने में सक्षम नहीं है। लॉन्च पैड की बहाली में 2 साल लग सकते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि रूसी समय सारणी अमेरिकी समय सारणी से थोड़ी अलग होती है। पुतिन के अनुसार 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान अब भी चल रहा है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि रूसी दिन अमेरिकी दिनों से ज्यादा लंबे होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 2 साल असली 2 सालों से ज्यादा लंबे हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में क्रेमलिन कन्वर्जन चार्ट जारी करेगा जिससे हम उसका पालन कर सकें। ऐसी वीडियो बनाते समय समस्या है
जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में यूट्यूब हमारी वीडियो अक्सर डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। यूट्यूब के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंट लाइन की फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते हैं। इस तरह हमें सिर्फ विज्ञापन दाताओं के नाखुश होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिससे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर हमें businessbasicsinsider.com पर ज्वाइन करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। साथ ही आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। मिलेंगे अगले वीडियो में।